अगर कोई sp3 कार्बन जिसके साथ एटलीस्ट 1 CH बॉन्ड अटैच्ड हो और वो किसी पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो इस कंडीशन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने के लिए चले जाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन होता है ये प्लस चार्ज के साथ विदाउट एनी बॉन्ड यहाँ पर पड़ा रहता है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जाके डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये H प्लस विदाउट एनी बॉन्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसीलिए इस इफ़ेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम की अगर हम बात करें तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर है वैकेंट p ऑर्बिटल और यहाँ पर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग का। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो बिटवीन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वैकेंट p ऑर्बिटल यानी पाई स्टार के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो कोई भी sp3 कार्बन जब किसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो CH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ वहाँ पर पड़ा रहेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो जो ओवरलैपिंग होती है वैकेंट p ऑर्बिटल और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में होती है, सिग्मा और पाई स्टार के बीच में होती है। ये रेजोनेंस एक अलग टाइप का रेजोनेंस है। इससे पहले हमने जब रेजोनेंस देखा तो उसमें हमने देखा था कि रेजोनेंस में ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है, ना ही किसी न्यूक्लियस का शिफ्ट अलाउड है रेजोनेंस में। बट इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट्स, जो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस में शामिल होना यानी नॉर्मल रेजोनेंस से अबव, दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर होगा? कार्बोकैटायन में होगा। जब sp3 कार्बन किसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ यानी कार्बोकैटायन के साथ अटैच्ड होगा और sp3 कार्बन एट लीस्ट 1 CH बॉन्ड कैरी कर रहा होगा। या हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन के केस में भी होता है। एल्कीन के केस में कम से कम एक sp3 कार्बन हो जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होगा और उसके साथ उस sp3 कार्बन के साथ एक CH बॉन्ड हो एटलीस्ट। तो इस केस में क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए चला जाता है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर कार्बेनायन बनता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ चार्ज को कैरी करते हुए वहाँ पर पड़ा रहता है। तो ये तो हम लोगों ने अभी देखा, इसे हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो जब एल्कीन के केस में sp3 कार्बन CH बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा तो लोन जो इलेक्ट्रॉन पेयर
सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो डबल बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये बन जाएगा एक यहाँ पर कार्बेनाइन। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है एल्कीन के केस में, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल के केस में भी होता है। फ्री रेडिकल के केस में जब फ्री रेडिकल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन हो जिसके पास एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन हो, तो इसमें क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का वो चला आता है फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाता है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पर विदाउट एनी बॉन्ड पड़ा रहता है। जब हम लोग सिंगल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं हाफ हेडेड एरो यूज़ करते हैं, हाफ हेडेड एरो का यूज़ करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों ने देखा कार्बोकैटायन के केस में, एल्कीन के केस में और फ्री रेडिकल के केस में। हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन के केस में पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वहाँ पर कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और इसके पास ये फील्ड है और यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो कार्बेनाइन इस काबिल ही नहीं है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे क्योंकि इसके पास कोई भी रूम वैकेंट नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बोकैटायन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में विदाउट एनी बॉन्ड यहाँ पर पड़ा रहेगा। एल्कीन के केस में हमने देखा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H+ की फॉर्म में यहाँ पर पड़ा रहेगा। और यहाँ पर कार्बेनाइन, एल्कीन के केस में कार्बेनाइन बन जाएगा। फ्री रेडिकल के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग के लिए आएगा और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, H यहाँ फ्री रेडिकल के फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो 3 केसेस में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कार्बेनाइन के केस में वहाँ पर फुलफिल्ड p ऑर्बिटल है तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। बेकर नाथन नाम के साइंटिस्ट ने इस इफ़ेक्ट को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट को बेकर नाथन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो डायरेक्टली कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, वो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हमको चेक कर रहे हैं कि वो हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स कितने हैं। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग देखें CH3 CH2+ में तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसके साथ ये sp3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 6, यहाँ थर्ड के केस में देखिए ये sp3 वाले 3 हैं, 1 2 3 दैट इज़ 9। ट्राई एथाइल कार्बोकैटायन का मतलब ये हो गया CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 1 2 3 ट्राइथाइल कार्बोकैटायन।
अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये कार्बन, इसके साथ 2 2 और ये 2, तो 2 2 4 2 6, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन को हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन भी बोलेंगे, और इसमें यहाँ पर 6 हो गए। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल के केस में अगर हम लोग चेकआउट करें, आइसोप्रोपाइल के केस में तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, और ये आइसोप्रोपाइल 4 2 6। तो आइसोप्रोपाइल के केस में अगर हम लोग ये 3 ग्रुप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 1 2 3। हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन अगर अब हम 7 में देखें, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन या अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो S+ चार्ज से जो sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है दैट इज़ 1 2, और इनके साथ 2 2 हाइड्रोजन, तो दैट इज़ द 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो sp3 कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 दैट इज़ 1। अब 9 के केस में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 3 2 5 2 7, तो 9 के केस में 7। 10 के केस में अगर हम लोग देखें तो 2 2 4। 11 के केस में अगर हम लोग देखें तो 3 3 6 और 2 8। एल्कीन्स में अगर हम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन या अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करना है तो हमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो sp3 कार्बन होगा उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को चेक करना होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन दैट इज़ 6, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 2 3 4 4 3 12, यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर, यानी 7, यहाँ पर 3 3 6 2 8 2 10। यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये कार्बन, तो यहाँ पर हमें कितने कार्बन मिल जाएंगे 2 2 2 4। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 2 3 ये 4 कार्बन sp3 हैं, तो 2 2 4 2 8, 2 4 8 हो गया। यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पर हो गए 8 कार्बन। और यहाँ पर चेक करेंगे अगर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दोनों हो, यानी कार्बोकैटायन और एल्कीन की कंडीशन दोनों हो, तो हम लोग दोनों के अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। दैट इज़ यहाँ पर हम लोग ये 2 2 4, यहाँ पर 5 2 7 2 9, तो यहाँ पर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। फ्री रेडिकल के केस में देखें तो फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन ये sp3 कार्बन है, इसके हाइड्रोजन काउंट करेंगे दैट इज़ 3, दैट इज़ 3 3 6, दैट इज़ 3 3 6 3 9, दैट इज़ टोटल 9। अब अगर हम लोग देखें हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन हमने सपोज़ करिए एथाइल कार्बोकैटायन हमने लिया हुआ है, तो एथाइल कार्बोकैटायन में क्या होगा कि जो ये CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये बना लेगा डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन अपना चार्ज लेकर विदाउट एनी बॉन्ड यहाँ पर पड़ा रहेगा। नेक्स्ट मूवमेंट ये होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से जब तक दूर जाएगा तब तक दूसरा बॉन्ड सैक्रिफाइस कर देगा और पहला H+ जो वहाँ पर विदाउट बॉन्ड पड़ा है वो फिर कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। H+ जब तक ये यहाँ से मूव करेगा उससे पहले ही तीसरा बॉन्ड सैक्रिफाइस कर देगा और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा और ये इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा।
ये इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा और ये हाइपर कंजुगेशन में फिर ये रिपीटेशन होता रहेगा। तो हाइपर कंजुगेशन से जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व करके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे एथाइल कार्बोकैटायन में देखिए 3 हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे 2, 3 to 5, 5 एंड तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे 3 to 5, 4 to 3 या ये 1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 to 5, 1 6। तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो ये 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए सिर्फ एक फंडा है कि नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होंगे उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा होगी। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक कर लें, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई भी 2 कार्बोकैटायन कभी भी कंपैरिजन के लिए दिया हुआ हो तो उनके अल्फ़ा हाइड्रोजन हम लोग चेक करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब यहाँ पर देखें हम लोग टर्शरी कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिया हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिया हुआ है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड ये मेथाइल कार्बोकैटायन। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन 336 एंड 39, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन 336, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 और इसके पास 0। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 3 to 1। तो 3 to 1 इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन का। अभी हम लोग सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं, कार्बोकैटायन नहीं देख रहे हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट पेयर में तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है हमारे पास, दैट इज़ 6। यहाँ पर नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास है 9। तो सेकेंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। सेकेंड वन में अपन लोग देखें अगर तो यहाँ पर 336, 39 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें तो दैट इज़ 3 to 5। तो सेकेंड इज़ मोर स्टेबल दैन फर्स्ट। थर्ड वन में अपन लोग देखें तो यहाँ पर 2 to 4 और यहाँ पर अपन देखें 3 to 5। तो सेकेंड ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। फर्स्ट में यहाँ पर देखें 1 to 3, 3 3 is 9। यहाँ पर चेकआउट करें 3 3 6 to 8। तो फर्स्ट फोर्थ के केस में फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड से। नाइन्थ अपन देखते हैं, नाइन्थ के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 to 5 to 7 हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट इज़ ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड से एंड रिमेनिंग विल ट्राई ओके फॉर द प्रैक्टिस। अब हम लोग देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन का जो इफ़ेक्ट होता है
सारे इफ़ेक्ट्स के बीच में उसकी पोजीशन क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और दूसरे इफ़ेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, उनके बीच में इनकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हम लोग याद रखेंगे AERHI। A is for aromaticity, E for equal RS, resonating structures equal RS, R for resonance, H for hyperconjugation, I for inductive effect। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से कम इफ़ेक्टिव होता है। तो ये ऑर्डर है हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन का। AERHI एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, फिर इक्वल RS, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, वो टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन CH3 और CD3। तो जो CH3 और CD3 में हाइपर कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट होता है तो CH3 के केस में ज़्यादा होता है CD3 में। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है CH की, वो लेस होती है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज़ लेस देन CD। तो CH की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो इसको कम एनर्जी से ये बॉन्ड, और हमें जो होता है, हमें चाहिए क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फ़ा H चाहिए। जितनी ईजिली अल्फ़ा H अवेलेबल होगा, जितनी ईजिली उतनी ही ईजिली हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हमें अल्फ़ा H की रिक्वायरमेंट है, तो CH बॉन्ड ईजिली रिमूव हो जाएगा, CH बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो CH3 का जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है वो CD3 से ज़्यादा होता है। H फॉर हाइड्रोजन एंड दैट इज़ D फॉर ड्यूटीरियम। ओके, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम कार्बोकैटायन की देखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर हम लोग देखें, दैट इज़ द अब सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन एंड सेकेंड कार्बोकैटायन की हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 4 2 6 4 2 6, ओके, ये कार्बोकैटायन है और यहाँ पर Cl3 लगा हुआ है। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन इज है। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर हम चेक करेंगे तो दैट इज़ 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रोस्पेक्टिव से 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये ऑर्डर हमारा ऑर्डर स्टेबिलिटी होना चाहिए, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकेंड से, बट इट इज़ नॉट द केस हियर। वाई? ये केस यहाँ पर नहीं होता है। फर्स्ट कम स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर -I इफ़ेक्ट काम करता है और ये -I ग्रुप लगा हुआ है और ये -I ग्रुप यहाँ पर इफ़ेक्ट डालेगा और ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा। CCl3 का -I इफ़ेक्ट यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगा फर्स्ट, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और जबकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम लोग एल्कीन में देखें, तो अगर हमने एग्जाम्पल में इसमें लिया, प्रोपीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, तो प्रोपीन में अगर एग्जाम्पल हम लोगे तो यहाँ जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, जो इसका CH बॉन्ड है, यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पर बना लेगा डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ H+ के फॉर्म में फ्रीली रहेगा विदाउट एनी बॉन्ड। और जब तक ये H+ यहाँ से दूर जाना चाहेगा, H+ यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा, तब तक दूसरा बॉन्ड सैक्रिफाइस कर लेगा और वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने लगेगा और ये H अगेन इससे जुड़ जाएगा। और यहाँ पर फिर ये पार्टिसिपेट कर लेगा और इस तरह से ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड बनेगा प्रोपीन के केस में। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जो होता है CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड लेंथ स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए सिर्फ एक फंडा देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे एल्कीन उतनी ही स्टेबल होगी। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे। अगर ब्यूटीन के केस में हम लोग देखें, ब्यूटीन की फैमिली में, तो ब्यूटीन 1 दैट इज़ ब्यूटीन 1 ब्यूट 1ene and that is butene 2 ब्यूटीन 2 ब्यूट 2ene और ये है इसका जर्नल नाम आइसो ब्यूटीन या 2 मेथाइल प्रोपीन। नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन से अगर इनकी स्टेबिलिटी अपन लोग चेकआउट करें तो ब्यूट 1ene में अगर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन हम चेकआउट करेंगे तो दैट विल बी 2। यहाँ पर अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन चेकआउट करेंगे तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर अपन चेकआउट करेंगे तो ये 2 sp3 कार्बन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी सबसे कम तो ब्यूट 1ene की होगी। ब्यूट 2ene और आइसोब्यूटीन में अगर हम लोग चेकआउट करें तो दोनों में नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम है। नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों में सेम है, लेकिन ब्यूटीन के पूरे ख़ानदान में आइसोब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आइसोब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर ब्यूट 2ene, फिर ब्यूट 1ene। ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग ब्यूट 2ene के केस में देखें, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बना लेगा डबल बॉन्ड H+ के फॉर्म में। यहाँ पर विदाउट एनी बॉन्ड ये पड़ा रहेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बनाएगा कार्बेनायन। अब इसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ऐसे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब हर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में जो निगेटिव चार्ज हम चेक करेंगे तो दैट विल बी 2 डिग्री कार्बेनायन। If we check for आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन के केस में अगर हम लोग चेकआउट करें तो जो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होएगा। ये CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, H+ की फॉर्म में यहाँ पर ये पड़ा रहेगा
और ये बना लेगा डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। इसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है और इसके भी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट इसके अंदर जो कार्बेनायन बन रहा है दैट विल बी 1 डिग्री कार्बेनायन इन ईच हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। एंड वी नो दैट कि कार्बेनायन की स्टेबिलिटी में जो फंडा होता है दैट इज़ 1 2 3। 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है तो 1 डिग्री स्टेबल कार्बेनायन बनने की पॉसिबिलिटी होगी आइसोब्यूटीन के केस में। तो आइसोब्यूटीन और ब्यूटुइन में दोनों में 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बट जो स्टेबल होता है ज़्यादा वो आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब एल्कीन पेयर्स में अगर कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी अपन चेकआउट करें तो फर्स्ट के केस में हम लोग देखेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो सेकेंड इज़ मोर स्टेबल देन 1। सेकेंड केस में अपन लोग देखते हैं, सेकेंड केस में चेकआउट करेंगे तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड हेयर इज़ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो इसके अंदर सेकेंड फर्स्ट से ज़्यादा। 8 के केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन यहाँ पर 2, ये 2, ये 3, ये 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके अंदर हो गए, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन, यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो 8 के केस में हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड। यहाँ पर अपन लोग देखें 9 के केस में, तो 9 के केस में अगर यहाँ पर देखें तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ये दैट इज़ द 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड इन केस 9। ओके, तो अब लेट्स ट्राई, अगर इसको जो है अपन लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग ट्राई करें। अच्छा, इसके अंदर देखेंगे 4th के केस में हम लोग देखेंगे तो ये 4th के केस में वही सेम केस है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आइसोब्यूटीन है और ये ब्यूटुइन है, तो ये इसके अंदर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, बट इट इज़ मोर स्टेबल 4th के केस में। अब ज़रा हम लोग चेकआउट कर लेते हैं 10th के केस में। 10th के केस में अगर हम लोग देखें तो 2 to 4 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें 2 to 4 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन, बट इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर एक ही रिंग में ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे तो उसे प्रेफरेंस देंगे। तो इन दिस केस फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग टॉलुइन के केस में देखते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप हमने लगा दिया तो हम ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड से अगर कोई कार्बन sp3 अटैच्ड होगा तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और सेम कंडीशन यहाँ पर अराइज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम चेक आउट करें तो ये अल्फ़ा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और आर्थो पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज के साथ वहीं पर पड़ा रहेगा विदाउट एनी बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप पे अब अगर हम लोग चेकआउट करें, जब तक ये हाइड्रोजन इससे दूर जाएगा दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को
सैक्रिफाइस कर देगा और ये हाइड्रोजन ये H+ कनेक्ट हो जाएगा और वो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। फिर तीसरा इसी तरीके से जब तक ये दूसरा वाला H+ उससे दूर जाएगा तब तक तीसरा वाला CH बॉन्ड सैक्रिफाइस कर देगा, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करने लगेगा। बट आफ्टर दैट अगर हम इसे एनालाइज करें सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पर जो कंडीशन अराइज हो रही है दैट इज़ यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर हमारे पास निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है। अब निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन की कंडीशन अराइज हो रही है और यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा नेक्स्ट और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो पारा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो आर्थो से पारा पे निगेटिव चार्ज मूव कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, निगेटिव चार्ज मूव कर जाएगा आर्थो पोजीशन पर और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है वो आर्थो और पारा का पोजीशन पर इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो निगेटिव चार्ज अराइज हो रहा है ये आर्थो और पारा पोजीशन पर अराइज हो रहा है। एक फंडा और हम लोग रिमाइंड करेंगे कि आर्थो पारा पोजीशन हमेशा मोर अफेक्टेड होती है इन एनी कंडीशन। आर्थो एंड पारा पोजीशन मोर अफेक्टेड होती है इन एनी कंडीशन। मतलब क्या हुआ कहने का? मतलब कहने का हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो भी आर्थो पारा पोजीशन पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो भी आर्थो और पारा पोजीशन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर +M ग्रुप लगा हुआ है तो आर्थो पारा पोजीशन ज़्यादा इफेक्ट आएगा। आर्थो पारा पोजीशन पे +M के इफेक्ट में कैसे आ जाएगा? अगर आर्थो पारा पोजीशन पे +M लगा हुआ है और बेंजीन रिंग में +M ग्रुप लगा हुआ है, आर्थो पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर -M ग्रुप लगा हुआ है तो आर्थो एंड पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो आर्थो पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी एट आर्थो पारा पोजीशन। तो कोई भी ग्रुप लगा हुआ होगा हमेशा मोस्ट अफेक्टेड पोजीशन होगी आर्थो और पारा। +M के केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, -M के केस में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में जैसे हमने देखा कि CH3 लगा हुआ था, +M ग्रुप लगा हुआ था, तो आर्थो और पारा पोजीशन पर डेंसिटी बढ़ रही थी। इसी तरह तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन +HC। इसी तरह होता है निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर CF3 या CCl3 लगा हुआ होगा। निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन CF3 या CCl3 के केस में होता है फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ विदाउट एनी बॉन्ड यहाँ पर पड़ा रहेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बना लेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
और CF ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। जिस तरह नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन CF3 के केस में होता है, इसी तरह CCl3 के केस में भी नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर हाइड्रोजन और कैटलिस्ट जैसे निकेल या प्लैटिनम और पैलेडियम ले लें तो हमें पता है डबल बॉन्ड के अलोंग हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है सैचुरेटेड के कंपैरिजन में। इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन हाइड्रोजन की से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड ज़्यादा अनस्टेबल है और ज़्यादा अनस्टेबल ज़्यादा एनर्जी, तो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में चेंज हो जाएगा। कम स्टेबल में तो हमेशा इसमें एनर्जी, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो हम उसे डेल्टा H माइनस से शो करते हैं। इसी डेल H को जो एनर्जी रिलीज़ होती है हाइड्रोजिनेशन में, इसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को अगर हमें चेक करना है तो जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही कम होगा। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का इन्वर्सली रिलेशन है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जितना ज़्यादा होगी जितना नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के फंडे से, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के आइडिया से हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ डेल्टा H। तो डेल्टा H के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि स्टेबल एल्कीन कौन सी है। स्टेबल एल्कीन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन 0, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन दैट इज़ 6, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन दैट इज़ 6, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन दैट इज़ 12। अब यहाँ पर ब्यूटीन है और आइसोप्रोपीन है, तो आइसोप्रोपीन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही डेल्टा H कम होगा। जितना ही अनस्टेबल एल्कीन होगी जितना ही अनस्टेबल एल्कीन मतलब नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कम, तो फर्स्ट ज़्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ। ओके, जितना ही नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कम उतना ही एल्कीन अनस्टेबल, जितना ही एल्कीन अनस्टेबल उसकी डेल्टा H उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी हम लोगों ने ऑर्डर देखा था एरोमेटिक, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इक्वल RS, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम लोग दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें और फर्स्ट और सेकेंड को चेक करें, तो फर्स्ट के केस में अगर हम फर्स्ट एल्कीन के केस में देखें तो यहाँ पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन को चेक कर लें तो यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 2, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके केस में देख लें अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा 4। तो फर्स्ट के केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, तो फर्स्ट शुड बी स्टेबल कंपैरेटिवली टू सेकेंड, बट फर्स्ट इज़ लेस स्टेबल, मोर स्टेबल होता है सेकेंड। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एंगल स्ट्रेन एक तरह की अनस्टेबिलिटी का मेज़र होता है। एंगल स्ट्रेन अनस्टेबिलिटी बताता है। एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है
और उसका हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना है, उसके बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट के केस में अगर हम देखें और सेकेंड में देखें तो दोनों में जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है, लेकिन सेकेंड के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास है sp3 रिंग के अलोंग देख रहे हैं हम लोग, रिंग के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, दैट इज़ 109 डिग्री। और फर्स्ट के केस में डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है 120 डिग्री। तो कोई भी रिंग के अंदर, 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा। क्यों नहीं बनाना चाहेगा? क्योंकि एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर जाएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट के केस में ज़्यादा है, लेकिन एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से फर्स्ट ज़्यादा अनस्टेबल होता है कंपैरेटिवली टू सेकेंड। तो ये भी एक एक्सेप्शन है इस रूल का कि हम जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है बट वो लेस स्टेबल है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा तो उसे मोर स्टेबल होना चाहिए। तो एंगल स्ट्रेन समझ में आ गया। एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या है कि एंगल स्ट्रक्चर में है क्या और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उस हाइब्रिडाइजेशन में कितना डिफरेंस है। 60 डिग्री 109 डिग्री में एंगल स्ट्रेन कम है, 60 डिग्री 120 डिग्री में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अगर हम लोग एथाइल फ्री रेडिकल हम लोग यहाँ पर देखें तो एथाइल फ्री रेडिकल के केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेगा और यहाँ पर ये बना लेगा डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पर पड़ा रहेगा। जब तक ये फ्री रेडिकल यहाँ से मूव करेगा तब तक दूसरे CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर सैक्रिफाइस कर देगा और हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। जब तक ये मूव करेगा तीसरा सैक्रिफाइस कर देगा और ये फिर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल। तो इस तरह हम देखते हैं एथाइल फ्री रेडिकल में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अगर हम 3 डिग्री फ्री रेडिकल देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल हम लोग देखें और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, तो जिसके पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल के केस में कितनी होती है 3:1। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये ऑर्डर होगा। तो इसके लिए ज़्यादा डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है, सेम एज कार्बोकैटायन होता है। और ये हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल भी हो गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 केसेस में हम लोगों ने देखा। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन के केस में, डबल बॉन्ड के केस में, एल्कीन के केस में एंड फ्री रेडिकल के केस में हम लोगों ने डिस्कस करा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके एग्जांपल्स देखे और जो एक्सेप्शंस हैं उसके केस के वो भी हम लोगों ने डिस्कस करे। थैंक यू।